नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस बुलेटिन की बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। सहारनपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम ने की बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग। तो बड़ी खबर आ रही है, सीएम ने भाजपाइयों से लिया स्थानीय फीडबैक। ये बड़ी जानकारी। सहारनपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की है। साथ ही भाजपाइयों से, कार्यकर्ताओं से स्थानीय फीडबैक जो है वो लिया गया है। सहारनपुर दौरे पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है। महेश भार्गव संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महेश, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक ली है मुख्यमंत्री ने? आज सुबह जैसे ही मुख्यमंत्री सहारनपुर पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी थे तीनों जिलों के, उनके साथ एक क्लोज डोर कमरे में मीटिंग की और उनसे सारा फीडबैक लिया, पार्टी के संगठन के बारे में भी और उनके जिलों में संचालित हो रही विकास योजनाओं के बारे में भी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाया कि उनकी हर समस्या सुनी जाएगी और अगर कोई उनकी समस्या नहीं सुन रहा है तो वो उनके पोर्टल पर, मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी समस्या को डाउन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां भी सुनवाई नहीं हो सकती है तो मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि वो उन्हें सीधे लिख सकते हैं और उनकी समस्या की सुनवाई जरूर होगी। पहली बार मुख्यमंत्री जी के मुंह से ये सुनकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनमें उत्साह बढ़ा है, क्योंकि उनमें अभी तक ये आ रहा था कि संगठन स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर उनकी समस्याओं को कोई सुनता नहीं था। मुख्यमंत्री जी के इस आश्वासन के बाद उनमें एक नई उत्साह का उमंग नजर आया है। इसके बाद मुख्यमंत्री जी शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय परिसर में गए और उन्होंने वहां विद्यालय के बन रहे भवन के निर्माण कार्यों की खुद भौतिक निरीक्षण किया और उसकी धीमी प्रगति पर चिंता प्रकट करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध सीमा पर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। जी। इसके बाद मुख्यमंत्री जी इस समय सर्किट हाउस सहारनपुर में सहारनपुर मंडल के तीनों जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के एमपी, एमएलए, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। अंजलि जी, और जाहिर तौर पर महेश, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली यही इसी को लेकर हमेशा से चर्चाओं में रहती है कि वो पर्टिकुलर हर मुद्दे को लेकर इस पर चर्चा करते हैं और जाहिर तौर पर अब वो जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है और क्या चीजें और जो सरकारी योजनाएं हैं वो वाकई में लाभार्थियों तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही, इसको खुद सुनिश्चित कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठ के करके, तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके। बिल्कुल, ये तो है ही। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने अभी से ही 2024 के पार्लियामेंट की तैयारी शुरू कर दी है और अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास, जो अभी पिछले दिनों को थोड़ा कम महसूस हो रहा था, उसको उन्होंने भरपूर बढ़ने की कोशिश की है कि उनकी हर बात सुनी जाएगी पार्टी संगठन के अंदर और प्रशासनिक स्तर पर भी अगर उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है अधिकारी तो उसके बारे में वो उन्हें सीधे लिख सकते हैं। इससे पार्टी जो पदाधिकारी हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक अति उत्साह अब देखने को मिल रहा है उनकी मीटिंग के बाद। जी अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश भार्गव इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की है, साथ ही सीएम ने भाजपाइयों से स्थानीय जो फीडबैक है वो लिया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है नोएडा ट्विन टावर मामले में अब 3 सीएफओ पर एफआईआर। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फायर एनओसी देने पर तत्कालीन 3 सीएफओ पर एफआईआर की गई। नोएडा के थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। गैर कानूनी तरीके से एनओसी देने का यह आरोप इन पर लगा है। अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अमर सैनी संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमर, ट्विन टावर मामले में 3 सीएफओ पर एफआईआर दर्ज की गई है। जी हाँ, बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं कि नोएडा में थाना फेज 2 है, वहां पर जो है 3 सीएफओ के ऊपर जो है मामला पंजीकृत हुआ है थाने के अंदर।
ये मामला जो है, अगर सूत्रों की माने तो ये मामला जो है गैर कानूनी जो एनओसी इशू की थी उसके तहत जो है मामला पंजीकृत किया गया है। हालांकि ये जो ट्विन टावर जब से नोएडा में करीबन चर्चित में रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद भी कि ये बिल्डिंग ये टूटनी है, उसके बाद तो कुछ नया मोड़ जो आप देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिला कि 3 जो सीएफओ हैं उनके ऊपर जो है इस समय एफआईआर पंजीकृत हुई है थाने के अंदर। लगातार जो है इसमें कुछ ना कुछ नया मोड़ अंजलि जो है हमें देखने को मिल रहा है। पहले देखा गया था कि टाइम बढ़ गया था कि तोड़ने का, कि पहले ये जो डेट थी वो बढ़ती गई, प्राधिकरण की जो डेट है वो भी मिलती गई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलता गया। पर अब जो है नया मामला ऐसे देखा जा रहा है, आगे अभी देखा जाएगा कि आगे कुछ और 28 अगस्त से पहले, केवल 28 अगस्त को ये ध्वस्त की जानी है ट्विन टावर, उससे पहले अब क्या क्या कुछ क्या नए मोड़ आते हैं ये देखने वाली बात होगी अंजलि। जी, जाहिर तौर पर अमर, क्योंकि पूरा जो मामला है ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाना कोर्ट के आदेश के बाद, और लेकिन उससे पहले सवाल अब ये है कि किस तरीके से कानूनों को ताक पर रखकर जो एनओसी है वो यहाँ पर दी गई और इनमें कौन कौन दोषी पाया जाता है ये देखना होगा। हाँ बिल्कुल अंजलि, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें जो है अब देखना ये होगा कि इन पे आगे कुछ और जो सीएफओ के बाद की कोई और इसमें अधिकारी पर अधिकारी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब ये आगे जो है ये पर्चा भी खुलनी बाकी है लगातार जो है। पर यह देखा जाए तो है कि पुलिस कमिश्नर के आदेश अनुसार जो है कार्रवाई तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई, क्योंकि हालांकि जो नाम दिए गए थे तीनों के नाम जो है उजागर हुए हैं। मीडिया सेल जो अपनी गौतम बुद्ध की मीडिया सेल है उन्होंने वेरीफाई किया कि ये तीनों नाम है इन जो अब हमारे टीवी स्क्रीन में चल रहे लगातार, पर इन पे जो है कार्रवाई की जानी। पर हालांकि देखना यह है कि अब आगे और कितने जो अधिकारी है पदाधिकारी इसमें 28 अगस्त से पहले ध्वस्त करने से पहले और कितने नाम अभी खुलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमर सैनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर, नोएडा के थाने में एफआईआर दर्ज की गई। गैर कानूनी तरीके से एनओसी देने का यह आरोप जो है वो इन पर लगा है। अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। महावीर सिंह, राजपाल त्यागी, सोनी इन और चलिए वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों की ओर रुख करने का। अवैध खनन पर प्रशासन और साथ ही वन विभाग तराई पश्चिमी की तरफ लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसके बाद भी खनन माफिया अवैध खनन करने में जुटे हुए हैं। वहीं रामनगर तराई पश्चिमी में पड़ने वाले जसपुर में हाईवे पर अवैध खनन परिवहन करते हुए डंपरों को दरअसल पकड़ा गया है, जिसमें कि उपखनिज भरा हुआ था। 19 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा पूरे प्रदेश में। उसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार धूमधाम से मनाने के लिए लोग काफी उत्सुक हैं और राजधानी लखनऊ में भी इसकी खास तैयारियां चल रही हैं। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा चुका है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फायरिंग के बाद मुकदमे में नामजद छात्रों के साथ कई छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने फर्जी तरीके से मुकदमा करने का आरोप लगाया है। फायरिंग की घटना के बाद थाना सिविल लाइन पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब 8 दर्जन छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद अब छात्रों ने एसएसपी को ज्ञापन देकर मुकदमे को खत्म करने की मांग की है। बाजेत्र थाना क्षेत्र के दरअसल विक्रमपुर की मरैया गांव में घर के कमरे में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर महिला के साथ उत्पीड़न कर हत्या करने का आरोप लगाया है। शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आगरा में आपको बता दें महिला ने दरअसल फांसी लगाकर आत्महत्या की। विकासखंड कार्यालय बिदुना में आयोजित समारोह में 20 श्रमिकों को प्रमाण पत्र दिए गए हैं। खंड विकास अधिकारी जितेंद्र बाबू यादव ने आजीविका मिशन के तहत ये प्रमाण पत्र लाभार्थियों को बांटे हैं। कुछ समूहों को रिवॉल्विंग फंड और साथ ही साथ कुछ समूहों को क्रेडिट लोन के साथ व्यक्तिगत शौचालय, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों और साथ ही मनरेगा में 100 दिन काम पूरा करने वाले श्रमिकों को भी प्रमाण पत्र दिया गया है। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 भवानीगंज के पास शराब की दुकान में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। खबर के मुताबिक चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार में सेंधा मारकर लाखों रुपए का चूना लगाया है। मामले में दुकान के सेल्समैन ने कोतवाली पुलिस से चोरी की शिकायत की है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन तैयारी कर रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर पुलिस प्रशासन भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है। आला अफसरों ने बैठक करके श्रद्धालुओं के वाहनों को शहर से बाहर रोके जाने के लिए पार्किंग की व्यवस्था और साथ ही यातायात व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
झांसी के मवरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के बुखारा गांव में दरअसल दबंगों ने ग्रामीणों को दौड़ा कर पीटा है। खबर के मुताबिक महोबा जिले में से आए दबंगों ने गांव में घुसकर ग्रामीणों के साथ जमकर मारपीट की है। जवाब में ग्रामीणों ने भी दबंगों को जमकर पीटा, जिसके बाद दबंगों की ओर से केस दर्ज कराया गया है। वहीं ग्रामीणों की पुलिस को कोई सुनवाई नहीं कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, साथ ही हरी झंडी दिखाकर बैटरी रिक्शा को भी रवाना किया है। छत्रपति शिवाजी सभागार में ये चित्र प्रदर्शनी रखा गया है, आपको बता दें, जो कि 18 अगस्त तक चलेगा और इसमें व्याख्यान, गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी और प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। रुड़की के ढंढेरा पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। खानपुर मंडल के कार्यकर्ता सम्मेलन में महेंद्र भट्ट ने कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को प्रमुखता से सुना जाएगा और अब बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। उधर कानपुर मंडल के कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सामने विरोध हुआ। बीजेपी में शामिल हुए जनक समिति के चेयरमैन अशोक राणा ने आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि बीजेपी में सत्ता को देखकर कुछ लोग शामिल हो रहे हैं, जबकि वो कई दूसरी पार्टियों में रह चुके हैं और अब बीजेपी में पुराने कार्यकर्ता का सम्मान नहीं बचा है। उधर गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने की मांग भी की है। सीतापुर के ऋषिपुर में दलितों की पिटाई का आरोप लगाया गया है और साथ ही पुलिस पर दलित पर उल्टा केस दर्ज करने का आरोप लगाया है। पीलीभीत में तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। प्रत्याशी शिवचरण उर्फ शिब्बू ने 75वां स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव के तहत विशाल तिरंगा बाइक रैली निकाली। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। लखनऊ में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में कई मेधावी छात्रों को सम्मानित कर मेडल दिया गया। मोहम्मदाबाद में एक स्कूल में कक्षा 1 से 5वीं के बच्चों को बरसात के दिनों में आना जाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ के प्रधानाध्यापक समेत एक दर्जन से अधिक अभिभावक कई बार तहसील दिवस का चक्कर लगा चुके हैं और लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। बादल से 7 दिन के बच्चे को नाले में दफन करने का मामला सामने आया है। बता दें कि स्थानीय लोगों ने बच्चे के गायब करने की सूचना पुलिस को दी थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मासूम बच्चे के शव को नाले से निकाला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नगर पालिका की बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसके बाद 4 अहम प्रस्तावों समेत कई दूसरे प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। इस बैठक में सर्वसहमति से सारे प्रस्तावों को पास किया गया है। बता दें कि अपर जिलाधिकारी वित्त और साथ ही राजस्व मनोज कुमार पांडे की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। श्रीनगर में एक प्राइवेट बस और बाइक की टक्कर हो गई और हादसे में बाइक पर सवार 2 युवक आशीष केसरी और साथ ही अनीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा ने घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल सभी घायलों को अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कानपुर में आज से कलाकार राज श्रीवास्तव के जल्द स्वस्थ होने के लिए यावन पूजन किया गया। बता दें कि यावन पूजन कॉमेडियन अनु अवस्थी ने पनकी स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में किया। अलीगढ़ में पुलिस ने गश्त के दौरान कालाबाजारी की जा रही मिनी ट्रक को पकड़कर थाने पहुंचाया। मिनी ट्रक में लगभग 2300 कुंटल राशन का चावल लदा पड़ा था और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर कालाबाजारी को जा रहे ट्रक की जांच कर कार्रवाई में जुट गए हैं। अलीगढ़ में 100 साल से अधिक पुरानी इमारत को नगर निगम ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें, जिसके चलते रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है, जिससे कि राहगीरों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही जिससे कि कोई भी बड़ी घटना होने की आशंका है। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर और हादसे में बाइक सवार पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बेटे के अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
बाराबंकी जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक मरीज की दर्दनाक मौत हो गई। 2 दिन पहले भर्ती हुए मरीज की मौत के बाद डॉक्टर्स उसे ऑक्सीजन लगा रहे थे। परिजनों का आरोप यह है कि मरीज को खून चढ़ा था। खून चढ़ाने के लिए नर्स उसे नहीं लगा पाई और मरीज की हालत अब बिगड़ने पर किसी डॉक्टर ने देखा भी नहीं। कानपुर में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते दरअसल एक युवक की मौके पर मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन का तार टूट कर गिरने से युवक की मौत हो गई। परिजनों ने बिजली घर पर शव रखकर जमकर हंगामा किया। बिजली घर के आला अधिकारी भी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। देहरादून में हर जगह पर जाम की समस्या से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और लोगों को जाम की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। प्रशासन लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन जाम से निजात मिलती दिखाई नहीं दे रही। ललितपुर के तालबेहट क्षेत्र में माता टीला बांध के पूरे 23 गेट एक साथ खोल दिए गए हैं, जिसके चलते निचले इलाके की बस्तियों पर में पानी भर गया है। बांध से निचले नदी के आसपास जुड़े गांवों को भी अलर्ट कर दिया गया है। एमपी में हो रही लगातार भारी बारिश से ललितपुर के बांध उफान पर हैं। बाराबंकी के एक मदरसे की तिरंगा रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो 15 अगस्त का बताया जा रहा है। आरोप यह है कि मदरसे के बच्चे तिरंगा रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते दिख रहे हैं। पुलिस ने मदरसा संचालक और साथ ही साथ शिक्षकों को बुलाकर पूछताछ की और साथ ही उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। आगरा में शुम्भू नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। राजस्थान मध्य प्रदेश में बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और साथ ही जवाहर सागर बांध के भारी मात्रा में जल की निकासी से कोटा बैराज का जलस्तर बढ़ा है। बाढ़ चौकियां बनाकर किनारे के गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। उधर जनता दर्शन में दरअसल उप जिलाधिकारी योगेंद्र साहू ने लोगों की फरियाद सुनी है, जिसके बाद संबंधित अफसरों को समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि ज्ञानपुर सदर तहसील में रोज जन सुनवाई की जा रही है और जनता की समस्याओं को अधिकारी सुन रहे हैं। साथ ही उधर दयारा बुग्याल में दरअसल आज प्रसिद्ध अंडूरी उत्सव यानी कि बटर फेस्टिवल मनाया जा रहा है। रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है हल्द्वानी से। ये बड़ी खबर हल्द्वानी से आ रही है। शहीद चंद्रशेखर अरबोला का पार्थिव शरीर पहुंचा है। जी हां, आर्मी हेलीपैड से घर लाया गया पार्थिव शरीर। ये इस वक्त की बड़ी खबर हल्द्वानी से आ रही है। सीएम दामिनी शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। अरबोला को श्रद्धांजलि देने पहुंचे भारी भीड़। ये इस वक्त की बड़ी खबर। शहीद को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। तो शहीद चंद्रशेखर अरबोला का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आर्मी हेलीपैड से घर लाया गया है उनका पार्थिव शरीर। तो सीएम धामी भी शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अरबोला को श्रद्धांजलि देने पहुंची है भारी भीड़। ये बड़ी खबर। शहीद को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। ये बड़ी खबर। शहीद चंद्रशेखर अरबोला का पार्थिव शरीर आखिरकार उनके पैतृक गांव पहुंच गया, घर पहुंच गया। आर्मी हेलीपैड से घर लाया गया है पार्थिव शरीर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम धामी भी पहुंचे हैं। तो अरबोला को श्रद्धांजलि देने पहुंची है भारी भीड़। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो आर्मी हेलीपैड से घर लाया गया है पार्थिव शरीर। ये बड़ी खबर। योगेश शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। शहीद का पार्थिव शरीर घर पहुंच गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए अंजलि, खासतौर से शहीद जो चंद्रशेखर अरबोला है 38 साल बाद आज उनका पार्थिव शरीर सियाचिन से हल्द्वानी पहुंचा, जहां गमगीन माहौल में पूरे उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि 38 साल बाद कहीं ना कहीं उनका पार्थिव शरीर अब मिला है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उनकी पत्नी का यही कहना है कि उनके लिए बड़े गर्व की बात है कि उनके पति का अब जाके जो है पार्थिव शरीर मिला है। वो यही कामना करती हैं, उनके बलिदान को याद करती हैं। और शहर के लोग भी आज गमगीन माहौल में कहीं ना कहीं थे और जो है वीर नारों से आज गूंज उठा पूरा हल्द्वानी। जाहिर तौर पर योगेश और शहीद का जो पार्थिव शरीर है वो उनके पैतृक गांव में पहुंचा है। गमगीन माहौल है, लेकिन परिवार में गर्व है कि उनका जो बेटा है वो देश सेवा में उन्होंने अपना प्राण न्यौछावर किए हैं। योगेश, मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं और जानकारी मिल रही है कि भारी भीड़ जो है वो अंतिम दर्शन, शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पहुंची हुई है। देखिए, भारी भीड़, शहर के लोग, जनप्रतिनिधि, सभी लोग आज कहीं ना कहीं जो शहीद चंद्रशेखर हरबोला है उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता जिंदाबाद के इस तरह से नारों से गूंज उठा कहीं ना कहीं हल्द्वानी। अब उनका जो पार्थिव शरीर है वो रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। पूरे शहर से होते हुए जगह जगह लोगों ने उन पर पुष्प अर्पित किए हैं और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो शहीद हरबोला को श्रद्धांजलि देने पहुंची है भारी भीड़। परिवार वालों में गम का माहौल कि आखिरकार उनका जो बेटा है वो उसका पार्थिव शरीर, एक शहीद का पार्थिव शरीर आखिरकार 38 साल बाद घर पहुंचा है और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया गया है। एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे, बड़ी जानकारी बताने जा रहे हैं आपको। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर, 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो आपदा प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट जो है वो भेजी गई है। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश जो है वो 3 दिन रहेगी और आपदा प्रबंधन विभाग को भी रिपोर्ट जो है वो भेज दी गई है। बड़ी खबर, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 3 दिन भारी बारिश का ये अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपदा प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट भेज दी गई है। बड़ी जानकारी आपको यहाँ बता रहे हैं, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया पहाड़ों पर। जी अंजलि, निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। साफ तौर पर यह निर्देश भी मौसम विभाग द्वारा दिया गया है कि जो लोग यात्रा कर रहे हैं या फिर जो लोग चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं या फिर टूरिस्ट जो आ रहे हैं वो मौसम का मिजाज देखते हुए ही उत्तराखंड की तरफ रुख करें। इसके साथ ही अगर जिलों की बात करें तो जिलों को भी निर्देशित किया गया है, जो संबंधित अधिकारी हैं, कि वो अपने जिलों की मॉनिटरिंग करें। कहीं पर बारिश अगर अधिक होती है या फिर कुछ अन्य घटना होती है, चाहे पहाड़ों से बोल्डर आने की घटना होती है या फिर रास्ते बंद होने की घटना है, तो उसे तुरंत खोलने का काम किया जाए। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट रखा गया है। मौसम विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग को भी साफ तौर पर यह निर्देश किया है कि मौसम पूरी तरीके से उत्तराखंड में खराब रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो आपदा प्रबंधन विभाग है वह भी अलर्ट रहे और जहां पर भी ऐसी घटना हो रही है, चाहे रास्ते बंद हो रहे हैं या फिर भारी बारिश हो रही है, तो उसे तुरंत वहां पर पहुंचा जाए और राहत बचाव कार्य किया जाए। इसके साथ ही अगर बात की जाए जिलों की, तो जो अधिकारी साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो नदी नालों के किनारे लोग रह रहे हैं उन्हें जागरूक करने का काम किया जाए और जब तक बरसात हो रही है तो वो नदी नाले के किनारे ना जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में भारी बारिश का यह अलर्ट मौसम विभाग द्वारा किया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का चलाए, अब बने रहिए जनता टीवी के साथ।